चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के PSS 3 के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्ड बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर। देखो सब यूनिट्स का खेल है और कुछ भी नहीं है। आपको डिब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h/p और p को आप लिख सकते हो m/v। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। इस बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम है, तो उससे आप ना 0.2 किलोग्राम लिखो क्योंकि ये जूल्स इंटू सेकेंड में होता है। ठीक है, अच्छा अब स्पीड जो है उससे आप लिखो मीटर पर सेकेंड में। तो देखो 5 मीटर पर आवर है, आर ऊपर आएगा, एक आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, सही ना। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। तो आपको सॉल्व करना है, तो देखो ये तो बन गया 1, ठीक। और यहां आप देखो 10 टू पावर -34 और ये 100 है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -32। 6.6 इंटू 36 ये जूल्स पर सेकेंड होता है। तो देखो 6 × 36 3, 6 3 18 एंड 3 21। 6 × 36 3, 18 एंड 3 21। सो 6 7 3 2 237.6 इन 10 टू पावर -32 एंड या फिर आप इसे 2.37 इंटू 10 टू पावर -30 मीटर लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है, तो 10 टू पावर -30 के ऑर्डर की आपकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, ऐसा यूनिट में सब कुछ आपको रखना है। What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for two electrons each having zero initial energy and accelerated through 50 volts and 200 volts? तो बहुत ही आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी वोल्टेज V से एक्सेलरेट करोगे तो फॉर्मूला होता है √150/V। तो देखो ये तो फिक्स है, तो λ2/λ1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1/V2 के रेशियो के, स्क्वायर रूट के। तो देखो यहां गया स्क्वायर रूट V1 इनिशियल वोल्टेज, तो V1 की वैल्यू है 50 अपॉन ये है 200। तो देखो 1/4 हो गया, 1/4 का रेशियो आ गया 1/2 यानी 1:2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो आपको दो ऑप्शन है 2:1 या 1:2। इसने क्या बोल रहा है, वेवलेंथ फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड थ्रू 50 वोल्ट। तो देखो λ2/λ1 के लिए 1:2 है। आई थिंक इसने इस ऑर्डर में पूछा है, तो ये हमने गलती कर दी, आंसर आ जाएगा 2:1। सॉरी, आपको λ1/λ2 के लिए निकालनी थी, है ना, उसी ऑर्डर में निकालना था। तो सी नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन एच एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज। तो आप देखो हमने जब बोर्स मॉडल को de Broglie के साथ कनेक्ट किया था तो mvr इक्वल टू क्या लिखा था, nh/2π, है ना। अब ये कह रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस है x। आप जानते हो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z। हाइड्रोजन एटम के लिए z तो 1 हो गया। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है तो x की वैल्यू है। तो देखो ये बात कर रहा है आपसे थर्ड ऑर्बिट की, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगी क्या होगी, रेडियस, है ना। अच्छा इसको हमने अरेंज भी किया था, एक सेकेंड, इस रिलेशन से आप इसको अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा, है ना। तो r 3 है और n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो 2π। अब देखो थर्ड शेल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 9x, 3 का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू n की वैल्यू 3 इंटू लैम्डा। तो सॉल्व कर लो, 3 3 9, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6πx। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सही, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एसोसिएशन ऑफ de Broglie कंसेप्ट विद बोर्स मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आपको इसकी de Broglie वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनता है, h/√2qvm। ठीक है, अब आपको ओवरऑल चीजें सॉल्व करनी है, तो देखो यहाँ वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, एंगस्ट्रॉम में आपको निकालना है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होता है तब तो √150/v एंगस्ट्रॉम हो जाता है, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल है और उसको आपने एक्सेलरेट किया है, तो या तो एक काम कर सकते हैं, हम कंपेयर करें, छोड़ो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो देखो ये बन जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है ना, अपॉन √2 इंटू क्यू। तो Q जो है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+ आयन, इसका चार्ज जो है 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू V इंटू M। M क्या होता है, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, बहुत लेंदी हो जाएगा, एक काम करते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू रूट 150 अपॉन वी आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक्चुअली वैल्यू किसके होना चाहिए, एच अपॉन रूट 2 क्यू की जगह लिखो ई इंटू वी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इससे करने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। अब आप देखो, अगर हम लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एच अपॉन रूट 2 इंटू क्यू अल्फा इंटू वी इंटू एम अल्फा, है ना। अब इसके मास को एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2 क्यू अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज वी एम अल्फा। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स होता है ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह आप 8000 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, है ना। तो एक काम करो, ये वाला टर्म बना के रख लो, देखो h अपॉन रूट 2 क्यू ई वी इंटू एम ई, ठीक है। इसको तो अलग कर लेते हैं, और बाकी की वैल्यू क्या क्या बची, तो देखो एक ये वाला टर्म बच गया 2 का, और एक 8000 रूट ऑफ 16000, ये अलग हो गया टर्म अपना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, h अपॉन रूट 2 क्यू एम, इसकी वैल्यू जाती है रूट 150 अपॉन बी, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है 1 अपॉन 16000, तो 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखो इसको आप लिख लो रूट 15 अपॉन रूट वी, और 1 अपॉन 1600 का रूट हो जाएगा 40, 1 अपॉन 40, है ना। तो ये बच गया 1 अपॉन 40, ठीक है। 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब रूट 15, अगर ये रूट 16 होता तो ये 4 हो जाता, और अगर ये 4 हो जाता तो वैल्यू आ जाती 0.1 अपॉन रूट वी, क्योंकि ये 15 है तो वैल्यू 0.1 से थोड़ी सी क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। तो देखो 0.1 से की क्लोज वैल्यू आपको एक ही दिख रही है, ये रही 0.101 रूट वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो यही आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए, समझ पा रहे। देखो यहाँ से जाने में क्या लेंदी बहुत हो रहा था, तो हमने क्या है ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखा कि चलो हमें ये वैल्यू पता है, इसको यहाँ क्रिएट किया, उसके लिए लिख दी रूट 150 अपॉन वी, और फिर आपने थोड़ी सी मैथ्स ला के इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिल सकते हैं। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करें जब तक आप भी इसको इस तरीके से नहीं सोच पाते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखें अगले क्वेश्चन पे। द अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो डेल्टा पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 to the power -5 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कितनी है वो निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मिनिमम किसके को होगा, h अपॉन 4 πm के। तो ये आप सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, इसमें मेरी जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए करेक्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आपके होता है 8π² m अपॉन 8π² m ऊपर आता है, तो देखो इन दोनों में से एक आंसर होगा, e माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बाई 8π² m अपॉन h स्क्वायर। तो देखो ये गलत इसने m स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका करेक्ट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है, तो ये आपको याद रखना होता है ना, हमने पढ़ा भी है। चलिए, द मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी इन 1s ऑर्बिटल अकर्स एट डिस्टेंस व्हेन r0, है ना। 1s ऑर्बिटल के लिए हमने देखा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो r max कहां पर आता है, r max आता है r0 पर, विच इज एक्चुअली 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी बोहर रेडियस के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, consider following figures a and b indicating distribution of charge density with distance r, ठीक है। select the correct statement, a and b both are for 1s। देखो मैंने आपको सिखाया 1s में एक भी रेडियल नोड नहीं होता, तो ये वाला ग्राफ 1s के लिए, क्योंकि s ऑर्बिटल के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं। यहां देखो एक रेडियल नोड बन गया है, दैट मींस ये वाला ग्राफ 2s के लिए होगा। तो a is for 1s and b is for 2s, ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सही ना। चलिए नेक्स्ट, 3py ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन, तो आपको पता है py ऑर्बिटल क्या होगा, जिसकी लोब्स इस तरह से, है ना, y एक्सिस के अलॉन्ग हुई। तो बताओ ये कौन सी एक्सिस हो गई x, और ये कौन सी एक्सिस हो गई z। तो zx जो है वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, नोडल प्लेन की तरह। आसान सा क्वेश्चन। और 3p ऑर्बिटल हैज 2 नॉन स्फेरिकल नोड। देखो 3p ऑर्बिटल्स, तो आपके पास दो तरह के नोड्स होते हैं, एक एंगुलर नोड्स और एक रेडियल नोड्स, जिन्हें आप स्फेरिकल नोड्स बोलते हो। एंगुलर नोड्स L के बराबर होते हैं
और रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसमें एक रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है, और टोटल नोड्स जो होते हैं वो n माइनस 1 के बराबर होते हैं। तो 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। Consider the following statements. Electron density in the xy plane in 3D x square minus y square orbital is 0. गलत है भाई, जो ऑर्बिटल है उसकी लोब्स एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रही है। तो एक्स और वाई एक्सिस, भाई एक्स वाई एक्सिस भी तो एक्स वाई प्लेन में ही होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इन 3D z स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप dz स्क्वायर बनाते हो तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर जिसके चारों तरफ की रिंग बनती है, ये जो रिंग है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, ये दोनों लोब्स जेड एक्सिस पे लाई करती हैं, लेकिन ये वाली जो रिंग है ये एक्स और वाई प्लेन में लाई करती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस, ये सही है। 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है ना, तो रेडियल नोड होता है, नोडल सरफेस थोड़ा ना होती है, रेडियल नोड होता है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए, विच ऑफ दीज आर फॉर 2pz ऑर्बिटल xyz नोडल, ये बिल्कुल सही है। 2pz ऑर्बिटल के लिए xy जो होता है वो क्या होता है? नोडल प्लेन होता है। अब देखो इसने क्या नोड को ही नोडल सरफेस बोल दिया, क्योंकि एक रेडियल नोड तो इसमें आएगा ही आएगा। तो जो आपके इनकरेक्ट है वो ए और बी हो गए हैं। यहाँ पे कौन हो गए? ए और बी। देखो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बस, तो ये था आपका पेज 3। बाकी क्वेश्चंस फिर आप अपनी शीट में से करेंगे।